In the name of Allah, the most compassionate, the most kind. Assalamu alaikum students. Principles of banking. ICOM पार्ट 2 का एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आज उसके पहले लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद. Before starting the subject, we need to understand what is banking and from where the word bank is derived. बैंक का लफ्ज़ जो है ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, कब शुरू हुई बैंकिंग और कैसे ये आज 21st सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा बिज़नेस और किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन की जो इकानमी है उसकी बैकबोन समझी जाने लगी. वक्त गुज़रने के साथ साथ आज अगर हम देखें तो हम डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग इस पे पहुंच चुके हैं. लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ये इसकी हिस्ट्री एंड बिगिनिंग क्या है. आपके सब्जेक्ट के हवाले से जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि हिस्ट्री एंड बिगिनिंग ऑफ बैंकिंग. तो स्टूडेंट्स इसमें तीन जो हैं हमारे पास जो ओरिजिन मिलते हैं हमें कि बैंक का वर्ड कहाँ से आया. इसमें पहला ओरिजिन है इटालियन लैंग्वेज जो है, इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बैंकस से लिया गया. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ्रेंच वर्ड बैंक, BANQUE, इसके जो अगर हम इसको स्पेल करते हैं तो ये दोनों जो वर्ड हैं इटालियन के और फ्रेंच का वर्ड, इनका जो मीनिंग है वो है बेंच, यानी जो बैठने वाला बेंच होता है. बेसिकली ओल्ड एज जो ज्यूइश थे पास्ट में, माजी में, तो वो अपना बैंकिंग की जो थोड़ी बहुत सरगर्मियाँ थी या करेंसी एक्सचेंज का जो वो काम करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो कि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो बेसिकली छोटे छोटे बेंचेस पे बैठ के काम करते थे. तो इसी वजह से वो जो बेंच का लफ्ज़ है उसको बड़ी पजीराई मिली और वो बेंच से डेवलप होता हुआ बैंक बन गया. और जब इंग्लिश ने बारो किया या दूसरी लैंग्वेजेस ने तो वहाँ पे इसको बैंक का नाम दे दिया गया. एक तीसरा ओरिजिन इसका बताया जाता है कि जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है बैक, BAC के बैक. जर्मन लैंग्वेज के अंदर बैक का मतलब होता है जॉइंट फंड, जॉइंट स्टॉक फंड, या म्यूचुअली जब किसी फ़ंड को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो बैक उसको कहते हैं. और बैक से फिर आगे डेवलप होके ये बैंक बन गया. तो ये डिफरेंट ओरिजिन्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए. बैंकिंग की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3000 साल कबल, 3000 ईयर्स एगो, आज का जो मौजूदा इराक़ है वहाँ पे एक बस्ती होती थी, शायद आज भी वो बगदाद से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव और बताई जाती है, बेबीलोन एम्पायर जिसको कहते थे, बाबल बस्ती. तो ये आज तक हिस्ट्री में उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनके जो रूल्स, उनके जो रेगुलेशंस थे, वो आज भी जाने जाते हैं और माने जाते हैं. वहाँ पे एक नेशन थी जिसको सुमेरियन नेशन कहा जाता था और वहाँ का जो किंग था उसका नाम था किंग हम्मुरबी. किंग हम्मुरबी ना सिर्फ इस हवाले से फेमस है बल्कि उसकी एक बहुत फेमस बुक है कानून हम्मुरबी, जो आज लिटरेचर के और बाकी जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो उसको स्टडी करते हैं. तो वो एक लॉ गिवर समझा जाता था अपने दौर में. तो वो किंग था और उसी नेशन में उसकी जो वो बेबीलोन एम्पायर थी, बाबल बस्ती, वहाँ पे ज्यूइश आबाद थे बहुत स्टार्ट में. और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे जो आज की बैंकिंग से मिलती जुलती हैं कि लोगों को पैसे देते थे, उस पर सर्विस चार्जेस लेते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यूइश के साथ पूरी हिस्ट्री में एक कॉमन प्रॉब्लम रहा जो आज भी है. आज भी अगर हम देखें तो ज्यूइश जो है वो इसराइल में कैसे आबाद हैं, तो ये हिस्ट्री शुरू से ऐसे ही चलती आ रही है. ये बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उस स्टेट के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये फितना परवर थे, ये अनार्की जो है वो क्रिएट करते थे सोसाइटी में, जिसकी वजह से वहाँ की जो नेशन थी सुमेरियन या वो जो किंग था उसने ज्यूइश को वहाँ से एग्ज़ाइल कर दिया. तो सबसे पहली हेडिंग आपकी बुक में जो दी हुई है वो यही है कि बैंकिंग इन इराक़. लेकिन वो बैंकिंग करने के बाद जब वो अपने आदतन वो अनार्की क्रिएट करते थे सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ के किंग ने उनको वहाँ से एग्ज़ाइल कर दिया, यानी जला वतन कर दिया. ये वहाँ से अपना सारा साजो सामान उठाकर
हिजरत कर गए और वहाँ से हिजरत करके ये पहुँच गए ग्रीस। आज का जो यूनान है, जिसको पहले ग्रीक कहते थे, आज उसको ग्रीस कहते हैं, यूरोप का एक मुल्क है। तो उस दौर में वो फ़लसफ़ा और तहज़ीब का बड़ा गहवारा समझा जाता था। हमने यकीनन ये सुन रखा है कि वहाँ पे बड़े बड़े फ़लसफ़ी और स्कॉलर जो हैं वो पैदा हुए। यूनान के अंदर ये सेटल हो गए। इनकी ये खूबी थी कि ये जिस जगह जाते थे वहाँ बड़ी जल्दी सेटल हो जाते थे और जल्द ही अपने कदम जो है वो जमा लेते थे। वहाँ पे जब ये सेटल हो गए, यही काम इन्होंने बेंचेस के ऊपर बैठ के शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद ये इतने सेटल हो गए कि वहाँ के जो मंदिर थे, देवी और देवताओं के टेम्पल्स जिनको कहा जाता है, वहाँ की जो यूनानी देवी और देवता थे वो बड़े मशहूर थे। उनके जो मंदिर थे वहाँ पे बैठ के ये बैंकिंग की सर्विसेज देने लगे। लेकिन फिर वही बात, वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये अच्छे सेटल हो गए तो फिर उन्होंने अपनी हरकतें शुरू कर दी, वही फितना परवरी शुरू कर दी। तो फिर वहाँ के जो किंग थे ओल्ड ग्रीस के, उन्होंने इनको वहाँ से भी एग्ज़ाइल कर दिया, जलावतन कर दिया। तो वहाँ से ये निकल कर रोमन एम्पायर की तरफ चल पड़े। रोमन एम्पायर उस वक़्त यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत की एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, जिसको रोमतुल कुबरा कहा जाता था। आज रोम एक सिटी है इटालिया के अंदर, इटली के अंदर, लेकिन एट दैट टाइम ये एक बहुत बड़ी एम्पायर थी सलीबियों की या ईसाइयों की। वहाँ चले गए रोम के अंदर, फिर सेटल हो गए, फिर काम शुरू कर दिया और ये इतने अमीर हो गए, जिस मुल्क में ये जाते थे बड़ी जल्दी ये बिज़नेस सेटल करते थे और इतने अमीर हो जाते थे कि ये वहाँ की गवर्नमेंट को लोन देते थे। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती थी वो ज्यूइश जो यहूदी हैं इनकी मकरूज़ हो जाती थी। लेकिन जब वो अपनी हरकतों पे आते थे, इंटरफेयर करते थे, इंटरवीन करते थे गवर्नमेंट के मामलात में, या बड़ी बड़ी जो उनकी सीक्रेट्स हैं उन तक पहुँचते थे, तो फिर उन्हें इनको निकालना पड़ता था। और वही हुआ कि फिर रोम से भी निकाल दिया गया। तो फिर ये इटालिया के अंदर, आज का जो इटली है, वहाँ पे चले गए। फिर इटली में इन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये ट्रस्टेबल थे बिज़नेस के हवाले से, ठीक है जी। वहाँ पे सेटल हो गए, लेकिन बिल आखिर फिर वही दिन आया कि इटली के अंदर भी जब इन्होंने वो काम शुरू किया तो वहाँ से भी एग्ज़ाइल कर दिए गए, जलावतन कर दिए गए। फिर ये पूरे यूरोप में फैल गए, जिसमें हस्पानिया जो आज का स्पेन है, या हस्पानिया उंदलस भी इसको कहा जाता था, वीनस इटली का शहर है, उस वक़्त भी था, वहाँ कुछ चले गए, कुछ स्पेन चले गए, फ्रांस, आगे जर्मनी, ये पूरे यूरोप में फैल गए, ठीक है। और करीब 12वीं सदी में दुनिया के अंदर जो पहला बाई नेम बैंक बना, जिसका एक नाम रखा गया बैंक ऑफ वीनस था। ये 12th सेंचुरी में सबसे पहले बाकायदा बैंकिंग की सर्विसेज वीनस के अंदर शुरू हो गई, पूरे यूरोप में फैल गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ पे जो ताजिर होते थे वो इधर इधर मूव करते थे, और ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज, ये मेथडोलॉजीज़ फिर फैलती गई। अमेरिका चूँकि बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ, तो वहाँ की हिस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है बैंकिंग की, लेकिन यूरोप के साथ साथ फिर यूके और इधर उधर ये फैलते गए। और बिल आखिर बारी आ गई सब कॉन्टिनेंट की, बर्रे सगीर पाको हिंद। बड़े सगीर पाको हिंद में पहला बाकायदा बैंक कलकत्ता, आज इंडिया का एक तारीखी शहर है, कलकत्ता के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से पहला बाई नेम बैंक बनाया गया। उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल बन गया। सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर पाको हिंद, जब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब ये इकट्ठे थे, वहाँ पे सबसे पहले जिसने इसमें बड़ा रोल प्ले किया वो था किंग मोहम्मद तुगलक। बड़ा नाम है तारीख़ के अंदर। सबसे पहले उसने ये करेंसी और बैंकिंग लाइक सर्विसेज और रॉयल मिंट एक कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं टकसाल। यहाँ पे एक मुहावरा भी बोला जाता है कि टकसाल लगाई हुई है, यानी टकसाल उस मशीन को कहते हैं जो सिक्के या करेंसी बनाती है। तो फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर रॉयल मिंट बनाया गया। और फर्दर किंग मोहम्मद तुगलक के बाद जो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले किया वो मुगलिया दौर के अंदर एक बड़ा बहादुर जर्नैल समझा जाता था, फरीद ख़ान जिसका नाम था, जो फेमस हुआ शेर शाह सूरी के नाम से। शेर शाह सूरी का इसमें बड़ा रोल है। और यूँ हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग की सर्विसेज और रॉयल मिंट या सिक्का या करेंसी का आगाज़ हुआ। हिंदुस्तान के अंदर पहला ऑफिशियल बैंक कलकत्ता के अंदर बनाया गया। आज इंडिया का एक बहुत बड़ा तारीखी शहर है। कलकत्ता के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से पहला ऑफिशियल यानी बाई नेम बैंक बनाया गया।
फिर वक्त गुजरने के साथ साथ 20वीं सदी के वस्त में 1947 में पार्टीशन होगी। ब्रिटिश जो रेन था, ब्रिटिश जो एम्पायर थी यहाँ पे वो ख़त्म हुई और इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया, इस सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में। पाकिस्तान चूँकि न्यूली बॉर्न स्टेट थी तो पाकिस्तान के हिस्से में कोई 649 या 650 के राउंड अबाउट ब्रांचेस आईं, लेकिन वो ब्रांचेस नाकाफ़ी थी, उनके पास फंड्स बहुत कम थे और बड़े जो रिच बैंक थे वो इंडिया में रह गए। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में भी सर्वाइव करे ना करे तो उन्होंने अपना जो सरमाया है उसको रिस्क पे ना लगाते हुए इंडिया में रहने का फ़ैसला किया। लेकिन ये मुश्किल वक्त पाकिस्तान में जो है वो इसको फेस करता रहा, गुज़रता रहा ये वक्त, और 1971 में फिर जो वार हुई तो बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो वो जो ब्रांचेस थी उनमें से भी आधी से ज़्यादा ब्रांचेस बांग्लादेश के पास चली गई, जो पाकिस्तान का हिस्सा था जिसको मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, और ये जो हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं ये मगरबी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बहुत पुअर सिचुएशन में चला गया, पुअर कंडीशन में चला गया। लेकिन 1948 में, बैक इन 1948 जुलाई, कायद-ए-आज़म ने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम किया। शायद उनकी वफ़ात से एक महीना पहले कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनागरेट कर दिया, उसका इफ्तिताह कर दिया। तो ये एक बड़ा अहम कदम था पाकिस्तान की बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और आज हम देखते हैं कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग पे पहुंच चुके हैं। तो इसमें मज़ीद भी गुंजाइश है विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ये पहला टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, और आपके जो पहला चैप्टर है उसका ये पहला क्वेश्चन है। जब आप इसको रीड करेंगे तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।